हेलो गाइस, दिस इज निशांत। आई वेलकम यू ऑल टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम देखेंगे करंट अफेयर 22 मई का। आज की हमारी पहली न्यूज़ है स्टेट्स शेयर इन PMMSY एंड FME। PMMSY क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। और FME क्या है? फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, इसके बारे में देखेंगे। ये GS पेपर 2 और GS पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है इनके लिए स्कीम्स। जो 20 लाख करोड़ का इन्होंने ट्रांश निकाला था, थर्ड ट्रांश, उसमें से इनके लिए भी अप्रूव किया गया है। और कितना? 30,000 करोड़ का। ठीक है। और इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया था कि ये जो स्कीम्स हैं, ये जो योजना है, इनको स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है। ये स्टेट के स्पॉन्सरशिप पर रिलाई भी करती हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम है ब्लू रेवोल्यूशन लाना थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया। इट इंटेंड टू ऑगमेंट फिश प्रोडक्शन। ऑगमेंट मतलब इंक्रीज करना। तो फिश प्रोडक्शन इंक्रीज करना, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, और एनुअल ग्रोथ रेट जो है 9% अचीव करना है इनको। तो 9% अचीव करना है, या फिर आप इसे बोल सकते हो 22 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2024-25 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो 2024-25 तक इनको 9% ग्रोथ रेट अचीव करना है इस सेक्टर में, फिशरी सेक्टर में। इट स्ट्राइव टू क्रिएट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 15 लाख फिशर्स। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा। कितना? 15 लाख फिशर्स का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फिश फार्मर्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये जो फिश इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यहाँ 15 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और इसी का 3 टाइम्स मतलब 45 लाख जो है वो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, फिशरी इंडस्ट्री पे भी काफ़ी सारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है, तो उनमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो वो इसका भी 3 टाइम्स होगा। और क्या है? इसका एम है फिशर्स की जो इनकम है उनको डबल करना बाय 2024। ठीक है, तो 4 साल में इनका टारगेट है, 4 या 5 साल में जो इनका टारगेट है कि फिशर्स की जो इनकम है वो डबल करना। ठीक है, टाइम पीरियड कितना टाइम पीरियड है? द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2021 टू फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ठीक है, 5 साल के लिए स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है। फंडिंग, इसको फंडिंग कितनी मिली हुई है? 20,000 करोड़। ठीक है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? जो सेंट्रल का शेयर है, सेंट्रल इसमें कितना शेयर रहेगा इसका? 9,407 करोड़। स्टेट का कितना शेयर रहेगा? 4,880 करोड़। और जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको इससे बेनिफिट मिलेगा वो भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका शेयर रहेगा 5,763 करोड़। आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया होना चाहिए कि 20,000 करोड़ में से आधा जो है सेंट्रल का है, और उस आधे में से आधा स्टेट का और आधा बेनिफिशियर्स का है। ठीक है, और ये कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए स्कीम है। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा? ये जो है ये स्कीम अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब इसके अंडर बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स होगी। ठीक है, जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है। ठीक है, उन्हें सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं। तो इसमें भी 2 टाइप के हैं, नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। तो नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड में क्या होगा कि जो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा। और बेनिफिशियरी ओरिएंटेड में क्या होगा कि the individual group activities undertaken by entities of central government including the National Fisheries Development Board, the central assistance will provide up to 40% of the project cost for general category and 60% for women category। तो इसमें क्या होगा कि जो ये सेंट्रल की जो अथॉरिटी है, बोर्ड है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये इनको असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा जो भी है फिशरीज बिजनेस में इन्वॉल्व है, और उनको फाइनेंस करेगा। 40% जो है जनरल कैटेगरी को फाइनेंस करेगा, और CST या विमेन कैटेगरी है तो इनको 60% तक फाइनेंस कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और टाइप है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होगा कि ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसे स्पॉन्सर नहीं करता है। इसमें कुछ शेयर सेंट्रल का होता है, कुछ
स्टेट का होता है, ठीक है, कुछ शेयर स्टेट का होगा, कुछ सेंट्रल का होगा। तो इसमें भी दो टाइप के, नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, तो इसमें क्या होगा, ऑल द सब कंपोनेंट एक्टिविटी विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट या फिर यूटी, द एंटायर प्रोजेक्ट यूनिट कॉस्ट विल बी शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक। नॉन बेनिफिशियरी में सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयरिंग होगी। और बेनिफिशियरी ओरिएंटेड में क्या होगा, द इंडिविजुअल ग्रुप एक्टिविटी अंडर दिस कंपोनेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट, ठीक है, जो इसके अंदर इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी, तो वो स्टेट इम्प्लीमेंट करेगा। द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर विल बी लिमिटेड टू 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर जनरल कैटेगरी एंड 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर SC/ST वेमेन। तो इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट लगेगी, तो जैसे हमने पहले देखा था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में, उसमें क्या होगा कि 40% जो है वो स्टेट और सेंटर मिल के देगा फॉर जनरल कैटेगरी, और 60% स्टेट और सेंटर मिल के देगा फॉर वेमेन SC/ST, ठीक है। और क्या है इसमें, द सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर CS एंड CSS एज मेंशन्ड अबव विल बी शेयर्ड एज गिवन बिलो। और कैसी शेयरिंग होगी इसमें, स्टेट वाइज भी शेयरिंग होगी। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हिमालयन स्टेट है, इसमें 90% सेंट्रल का शेयर रहेगा, 10% स्टेट का शेयर रहेगा, क्योंकि क्या है, इन स्टेट्स की इनकम उतनी ज़्यादा होती नहीं है, इन पर ऑलरेडी फाइनेंशियल बर्डन होता है, तो इसलिए सेंटर इसमें अपना शेयर ज़्यादा रखता है। अदर स्टेट्स जो इनके अलावा स्टेट्स हैं, उनमें क्या होगा, 60% सेंट्रल शेयर करेगा और 40% स्टेट करेंगे। और यूनियन टेरिटरी में क्या होगा, 100% सेंट्रल का शेयर रहेगा, क्योंकि यूटी जो है वो ऑलरेडी वैसे भी सेंटर के अंडर ही आते हैं। ये तो हो गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात। अब आते हैं फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस पे, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो द स्कीम ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस इंटेंडेड टू इंक्रीज एक्सेस टू फाइनेंस एंड रेवेन्यू टारगेट फॉर द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो छोटे छोटे फूड एंटरप्राइजेस होते हैं, बिजनेस होते हैं रिलेटेड, उनको ये फाइनेंस करेंगे। इट ऑल्सो टारगेट 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस टू बी असिस्टेड विद क्रेडिट लिंक सब्सिडी, ठीक है। और उनको क्या है, जो 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस ऐसे इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको ये लोग क्रेडिट सब्सिडी, मतलब इनको लोन देंगे सब्सिडी के थ्रू। तो उसके बाद क्या है, इट एनविसेज इंक्रीज एक्सेस टू क्रेडिट बाय एक्सिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, वेमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं कुछ, तो इनमें ये लोग क्रेडिट का असिस्टेंट देंगे, ठीक है, इनको इंक्रीज कराएंगे। द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू जनरेट 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब, ठीक है, इनका टारगेट क्या है, इससे 9 लाख स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब इंक्रीज होगी, ठीक है। इट विल ऑल्सो हेल्प टू इंटीग्रेट माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस विद ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ठीक है। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस क्या होते हैं कि ये अनऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे जो केचप बना लिया छोटे से किसी ने, या फिर आपके छोटे छोटे पैक्ड फूड होते हैं, अचार होते हैं, पापड़ की इंडस्ट्री होती है, तो ये सब क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होती है मैक्सिमम, ठीक है। और ऑर्गेनाइज मार्केट, जैसे हम जो पैक्ड फूड देखते हैं ब्रांड वगैरह, तो ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो इनका इंटीग्रेशन हो सकता है इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। इनके इस स्कीम का फीचर क्या होगा, इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों का शेयर रहेगा इसमें, ऑन ऑल इंडिया बेसिस विद आउटले ऑफ 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ का इनको आउटले दिया गया है। द एक्सपेंडिचर विल बी शेयर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट इन रेशियो 60/40, ठीक है। स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 5 ईयर पीरियड, 2021 से 2024-25 तक। द स्कीम विल मेजरली फोकस ऑन पेरिशेबल्स, पेरिशेबल मतलब ख़राब होने वाली चीज़ें, तो स्कीम बेसिकली उन फूड आइटम पे फोकस करेगी जो ख़राब होते हैं। द स्कीम वुड बी मॉनिटर्ड एट सेंटर बाय द इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमेटी, ठीक है, ये कमेटी है, इसके अंडर चेयरमैन होगा जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर्स होगा, और ये से मॉनिटर करेगा इस स्कीम को। द स्टेट यूटी लेवल कमेटी चेयर्ड बाय चीफ सेक्रेटरी, एक IAS ऑफिसर इसका चेयरमैन होगा, विल मॉनिटर एंड सैंक्शन रिकमेंडेशन प्रपोजल फॉर एक्सपेंशन ऑफ माइक्रो यूनिट एंड सेटिंग अप न्यू यूनिट बाय द
सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो ये जो अगर इनका जो एक्सपेंशन है और इनको अगर कुछ और नए प्रपोजल की नीड है, इनको रिकमेंडेशन की नीड है, तो ये जो है ये एक चीफ सेक्रेटरी होगा, वो इसको चेयर करेगा, वही डिसाइड करेगा। और इनमें किस किस का रोल रहेगा, जो इनका एक्सपेंशन होगा उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव्स, ठीक है, इनके हेल्प के थ्रू ये कैरीड आउट किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वायर जियो टेक्सटाइल। ठीक है, क्या है ये देखते हैं। ये GS3 पेपर और GS2 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इन न्यूज़, रिसेंटली द नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी NRIDA हैज़ अनाउंस्ड दैट क्वायर जियो टेक्सटाइल विल बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3। ठीक है, तो ये जो क्वायर जियो टेक्सटाइल है ये रूरल रोड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PIB में खुद दिया हुआ है न्यूज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस वुड गिव अ बूस्ट टू क्वायर इंडस्ट्री हिट ड्यू कोविड-19 पेंडेमिक। तो अगर इसको हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी फिर तो इसको जो हिट मिला था कोविड-19 के कारण वो बूस्ट हो जाएगा अब एकदम से। NRIDA इज़ एन एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जियो टेक्सटाइल दीज आर, पहले देखते हैं जियो टेक्सटाइल होता क्या है, फिर हम देखेंगे क्वायर जियो टेक्सटाइल क्या होता है। जियो टेक्सटाइल क्या होता है, दीज आर सिंथेटिक इंक्लूडिंग पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपाइलिन और मैनमेड मटेरियल दैट हैव वेरिंग डिग्री ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, ये सिंथेटिक मटेरियल होते हैं जिनमें पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपाइलिन और अदर मटेरियल हो सकता है। परमेबिलिटी मीन्स द सरफेस हैव वेरी स्मॉल ओपनिंग दैट अलाउ लिक्विड और गैस टू पास थ्रू। ठीक है, अब ये जो एक क्लोथ बनता है इससे, तो ये डिपेंड करता है कि इसमें कितने परमिएबल है, कितनी छोटी ओपनिंग है इसमें जिससे गैस या लिक्विड पास हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियो टेक्सटाइल फैब्रिक, जियो टेक्सटाइल फैब्रिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट हैज़ द एबिलिटी टू सेपरेट, फिल्टर, reinforce, protect and drain when used in association with soil। ठीक है, जब ये मिट्टी के साथ यूज़ करते हैं तो इसको हम फिल्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। रीएनफोर्स मतलब एक सीमेंट वगैरह जैसे यूज़ कर सकते हैं, या प्रोटेक्शन और ड्रेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसे। इट ड्रेन्स एरिया वेयर वाटर पूल वाइल कीपिंग सॉइल इन प्लेस। ठीक है, ये क्या है, मिट्टी को बहने नहीं देता और वाटर को पास होने देता है, तो इसको इसके लिए ड्रेनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। इट सर्व एज ए इफेक्टिव फिल्टरिंग, कैचिंग एंड मटेरियल टू प्रिवेंट ड्रेन फ्रॉम क्लॉगिंग। ठीक है, ये फिल्टरिंग मटेरियल के भी लिए यूज़ हो सकता है। कैचिंग, क्लॉगिंग मतलब जैसे हमारा कोई नदी है, नाला है, तो ये जम जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कचरा वगैरह जम जाता है, तो उसको इसको क्लॉगिंग बोलते हैं। तो उस क्लॉगिंग को हटाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जियो टेक्सटाइल है। इट रीएनफोर्सेस अर्दन स्ट्रक्चर लाइक ड्रेन बाय होल्डिंग लेयर इन प्लेसेस। ठीक है, इसको हम जो अर्दन स्ट्रक्चर है, अर्दन स्ट्रक्चर मतलब जो हमारा मिट्टी से जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये और मजबूत हो जाए। ठीक है, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इरोशन इन प्लेस लाइक रोड एंड बीचेस। रोड और बीचेस में भी यूज़ होता है इरोशन रोकने के लिए। दीज फंक्शन मेक जियो टेक्सटाइल फैब्रिक यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज, स्पेशली कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो इन प्रॉपर्टीज़ के कारण इसको बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, बहुत यूज़फुल होता है ये सिविल इंजीनियरिंग में और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। तो क्वायर जियो टेक्सटाइल क्या है देखते हैं। क्वायर जियो टेक्सटाइल इज 100% नेचुरल फैब्रिक। क्वायर क्या है, नेचुरल एकदम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज द कोकोनट हस्क। आपने कोकोनट का जो हस्क है वो देखा होगा, तो उससे ये फैब्रिक बनता है, तो उसे क्वायर जियो टेक्सटाइल बोलता है। द क्वायर जियो टेक्सटाइल इज नेचुरल, ये नेचुरल होता है, रेजिस्टेंट, नेचुरल फाइबर है। ठीक है, द टेक्सटाइल इज नेचुरली रेजिस्टेंट टू रॉट, ये ख़राब नहीं होते हैं, मोल्ड एंड मॉइस्चर, इनमें मॉइस्चर भी नहीं पकड़ता, ये मोल्ड मतलब इसमें फंगस भी नहीं लगती है, एंड फ्री फ्रॉम एनी माइक्रोबियल अटैक। ठीक है, माइक्रोबियल अटैक भी नहीं होता है, हेंस इट नीड नो केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इनमें केमिकल ट्रीटमेंट की भी कोई नीड नहीं होती, तो यहाँ कॉस्ट अपने आप डाउन आ जाती है इनकी। इट हैज़ परमिएबल, नेचुरल एंड स्ट्रॉन्ग फाइब्रिक विद हाई ड्यूरेबिलिटी। ये क्या है, ये परमिएबल बनते हैं कि इनसे मतलब एयर और लिक्विड पास हो सकता है, लेकिन जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं वो पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी मजबूती बहुत हाई होती है। इट प्रोटेक्ट्स द लैंड सरफेस एंड प्रमोट क्विक वेजिटेशन।
ये वेजिटेशन को भी प्रमोट करते हैं। इट इज़ टोटली बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नेचुरल है तो बायोडिग्रेडेबल भी होगा। एंड हेल्प इन सॉइल स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करता है। इट कैन डेसिपेट द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड एब्जॉर्ब द एक्सेस सोलर रेडिएशन, ठीक है, डेसिपेट मतलब कम करना। तो ये वाटर की जो फ्लो की एनर्जी है उसको कम करता है, जिससे इरोजन भी कम होता है, और एक्सेस जो सोलर रेडिएशन है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इनकी ग्राम सड़क योजना के अंडर इसका क्या प्लान है? द न्यू गाइडलाइन एनकरेज लोकली अवेलेबल मटेरियल एंड यूज ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इनकी गाइडलाइंस क्या है कि जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है और जो ग्रीन मटेरियल है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, मतलब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए रोड बनाने में। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रपोज अ मिनिमम ऑफ 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एनुअल रोड प्रपोजल अंडर द न्यू टेक्नोलॉजी सच एज सीमेंट स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन, कोल्ड मिक्स, वेस्ट प्लास्टिक, सेल्फ फिल्ड कॉन्क्रीट, पैनल सीमेंट कॉन्क्रीट, पेवमेंट, फ्लाई ऐश, ठीक है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास रिक्वायरमेंट है कि उन्हें मिनिमम 15% अपना एनुअल रोड प्रपोजल में इन न्यू टेक्नोलॉजीज़ को तो यूज़ करना ही करना है। और उनमें से भी जो 5% रोड है वो कौन कंस्ट्रक्ट करेगा? IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। ये क्या है? एक एपिक बॉडी है, ठीक है, जो ये सब और मॉनिटर करता है। IRC हैज़ नाउ एक्रेडिटेड टू क्वायर जियो टेक्सटाइल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड। तो IRC ने क्या किया है कि क्वायर जियो टेक्सटाइल को एक्रेडिट कर दिया है, मतलब इसको अप्रूव दे दिया, इसको रैंकिंग दी है कि ये रूरल रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा सकता है। दस 5% लेंथ ऑफ रूरल रोड अंडर PMGSY 3 विल बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग क्वायर जियो टेक्सटाइल। तो इसलिए जो ये 5% रोड हैं ये क्वायर जियो टेक्सटाइल के यूज़ से बनेगी। अब ये नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, ठीक है, GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली द सेकेंड अमेंडमेंट टू प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड क्या होता है? जैसे हमारी रिवर्स हैं तो रिवर्स के थ्रू भी उसमें भी शिप वगैरह चलती है, तो उसके थ्रू भी ट्रेड वगैरह होते हैं, तो उनको बोलते हैं इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। तो इसके लिए एक सेकेंड एडेंडम साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। द प्रोटोकॉल विल फर्दर फैसिलिटेट द ट्रेड बिटवीन टू कंट्री एंड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ये ट्रेड क्या करेगा कि हमारी जो रिलायबिलिटी है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो बढ़ाएगा, और इससे दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड बढ़ेगा। की पॉइंट्स क्या हैं इसके? प्रोटोकॉल ऑन द ट्रांजिट एंड ट्रेड, बांग्लादेश एंड इंडिया विल हैव लॉन्ग स्टैंडिंग एंड टाइम टेस्टेड प्रोटोकॉल ऑन ट्रांजिट एंड ट्रेड थ्रू इनलैंड वेज। ये जो है टाइम टेस्टेड प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब इनको काफ़ी ऐसा नहीं है कि अभी टेस्ट किया जा रहा है, ये ऑलरेडी टेस्टेड प्रोटोकॉल्स हैं। दिस प्रोटोकॉल वर फर्स्ट साइंड इन 1972, इससे पहले भी ये साइन हो चुके हैं 1972 में। इट वॉज लास्ट रिन्यूड इन 2015 फॉर 5 ईयर विद द प्रोविजन फॉर इट्स ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑफ द फर्दर पीरियड फॉर 5 ईयर। 2015 में ये रिन्यू हुए थे 5 साल के लिए, और उसके बाद इसका प्रोविज़न था कि अगर नीड भी तो इसको और 5 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं। तो अभी 2020 आ गया है तो 5 साल इसके हो गए, तो इसलिए इसको रिन्यू किया जा रहा है। द सेकेंड एडेंडम टू प्रोटोकॉल, द सेकेंड एडेंडम इंक्लूड न्यू इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP रूट एंड डिक्लेरेशन ऑफ न्यू पोर्ट ऑफ कॉल टू फैसिलिटेट ट्रेड द टू कंट्रीज, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ नए रूट्स और कुछ नए पोर्ट्स भी इंक्लूड किए जाएंगे फॉर ट्रेडिंग इस नए प्रोटोकॉल में, ठीक है। क्या रूट्स हैं? एज पर प्रोटोकॉल इनलैंड वाटर ट्रांजिट ट्रेड, इनलैंड वेसल ऑफ वन कंट्री कैन ट्रांजिट थ्रू specific route of the other country. Under protocol 50-50 cargo sharing by Indian and Bangladesh vessel is permitted both for transit and inter-country trade, ठीक है। इसमें कुछ नए स्पेसिफिक रूट्स इंक्लूड किए जाएंगे, और जो भी कार्गो जा रहे हैं इसमें शेयरिंग होगी इंडिया बांग्लादेश की, 50-50 शेयरिंग होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का ही माल जाएगा या बांग्लादेश का, इसमें 50-50 शेयरिंग होगी दोनों कंट्रीज़ की। द नंबर ऑफ IBP रूट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 8 to 10, 8 से पहले 8 रूट थे, अब 10 रूट कर दिए। इंक्लूजन ऑफ सोनामुरा दुदाकंडी स्ट्रेच ऑफ गोमती रिवर इन प्रोटोकॉल विल इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ त्रिपुरा एंड एडजॉइनिंग स्टेट विद इंडिया एंड बांग्लादेश इकोनॉमिक सेंटर। ये एक नया रूट ऐड किया इन्होंने, आप इसका नाम याद रख सकते हैं बस ऐसे ही कि MCQ में आए तो सॉल्व कर सकें। तो इसको किसके लिए यूज़ किया गया कि त्रिपुरा की जो है वो और उसके आसपास के स्टेट हैं उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी बांग्लादेश और इंडिया के जो बाकी स्टेट है उनके इकोनॉमिक सेंटर से। द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ
Rajshahi, Dulani, Rajshahi route and its extension up to Arkia, Bangladesh will help the augmentation of infrastructure in Bangladesh. It will also decongest the land customs station on both side. ठीक है, यहाँ एक इस रूट पे भी इन्होंने एक एक्सटेंशन किया है. इससे क्या होगा कि जो लैंड है, लैंड पे जो रोड पे जैसे हम देखते हैं जैम वगैरह बहुत लग जाते हैं ट्रक्स के कारण, तो कंजस्टेड हो जाता है, तो डीकंजेशन में भी हेल्प मिलेगी. न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑन कार्गो मूवमेंट. अंडर दिस प्रोटोकॉल inland vessel of both the countries can work on the designated protocol route and dock notified for loading and unloading of cargo. ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स है लोडिंग और अनलोडिंग को लेके. द इंडियन ट्रांजिट कार्गो इज मेनली कोल, फ्लाई ऐश, ओवर डिमिनिशल कार्गो फॉर पावर प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन. ठीक है, इंडियन कार्गो मेनली वहाँ पे क्या क्या ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं, कोल, फ्लाई ऐश और ओडीसी जो है पावर प्रोजेक्ट के लिए, वो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में. द अदर पोटेंशियल कार्गो फॉर मूवमेंट इज फर्टिलाइजर, सीमेंट, फूड ग्रेन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कंटेनराइज्ड कार्गो. ठीक है, तो कुछ एडिशनल हम कार्गो और क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं इस रूट के थ्रू, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, फूड ग्रेन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कंटेनराइज्ड कार्गो. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ रिलेटेड स्कीम इन हरियाणा. ये जीएस पेपर 2 हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये न्यूज़ में क्यों है अभी? रिसेंटली द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड H1N1. H1N1 क्या होता है? जो स्वाइन फ्लू होता है ना, उसके वायरस को H1N1 बोलते हैं. तो रिसेंटली द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च H1N1 वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स. जो हेल्थ केयर वर्कर है, हमारी नर्सेस है, डॉक्टर हैं, इनके लिए इसका कैंपेन चलाया गया है. एंड हेपेटाइटिस बी कंट्रोल प्रोग्राम, और हेपेटाइटिस बी ये भी एक वायरस से होता है, तो उसके भी कंट्रोल के लिए प्रोग्राम चलाया गया है. ठीक है, इसकी नीड क्यों पड़ी है? द इंडिया यूजुअली विटनेस 2 पीक ऑफ H1N1 इन्फेक्शन, वन ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च एंड अनदर ड्यूरिंग मानसून बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर. ठीक है, H1N1 के ना इंडिया में यूजुअली 2 सीज़न आते हैं. ये भी एक वायरस ही है जो इंडिया में स्प्रेड होता रहता है धीरे धीरे टाइम टू टाइम. तो जनवरी से मार्च के बीच में एक बार ये स्प्रेड होता है और एक अगस्त से अक्टूबर के बीच में. तो 10 प्रिकॉशन थ्रू वैक्सीन फॉर N1N1 इज कंसिडर टू बी द बेटर सोल्यूशन. तो इसके प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होने से पहले ही इसको रोक दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए वैक्सीन यूज़ की जाती है. The health workers are already facing the risk of COVID-19 while the managing pandemic and focusing on their health safety has become top priority of government. अभी हम सब जानते हैं जैसे हेल्थ वर्कर बहुत मेहनत कर रहे हैं और बिजी हैं कोविड-19 से टैकल करने पे. तो मीनवाइल अगर ये वापस स्प्रेड हो जाता है आने वाले मानसून में, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी. तो इसलिए हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं H1N1 से. In India, since 2016, about 85,000 persons are being infected by H1N1 and 4,900 deaths have occurred in last few years. ठीक है, 2016 से 85,000 लोग अभी तक इन्फेक्ट हो चुके हैं और उसमें से भी लगभग 5,000 लोग मर चुके हैं कुछ ही सालों में. फीचर्स क्या है इस स्कीम के? इट विल वैक्सीनेट अराउंड 13,000 हेल्थ वर्कर अक्रॉस द स्टेट. हरियाणा में जो है 13,000 हेल्थ वर्कर जो हैं टोटल, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा. इट इंक्लूड सिंगल डोज वैक्सीन एंड इट इज़ इफेक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. इनको सिर्फ एक ही डोज दिया जाएगा वैक्सीन का, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होगा, 1 साल तक असर करेगा. सिमिलरली हेपेटाइटिस बी कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, एंड उसको किसके अंडर लॉन्च किया जाएगा? अंडर द नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कहाँ लॉन्च हुआ है. हरियाणा में लॉन्च हुआ है. MCQ में आ सकता है. द नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम एम एट बोथ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस विच इज अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ लिवर कैंसर, सीरोसिस ऑफ लिवर एंड एक्यूट लिवर फेलियर. ठीक है, हेपेटाइटिस क्या होता है? बेसिकली लिवर पर अटैक करता है, वायरस होता है एक टाइप का, तो इनसे लिवर की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग इसे वैक्सीन करते हैं. द प्रोग्राम इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन. ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन जो एक स्कीम है इसके अंडर आएगा ये सब. नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ओडिशा प्रमोट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS3 का. न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली द ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ promulgate an ordinance allowing investors and farmer to enter into an agreement for contract farming. ठीक है, ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या अलाउ कर दिया है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को और फार्मर्स को इस एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में.
The contract farming has been allowed in view of continuing uncertainties due to the COVID-19 pandemic. हम सब जानते हैं कोविड-19 पेंडेमिक से बहुत सारी अनसर्टेनिटी हो गई है, किसी भी बिजनेस के लिए हम सर्टेनिटी नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा, क्या आगे उसका सिनारियो रहेगा, और सेम फार्मिंग के लिए भी है, क्या सिनारियो रहेगा कुछ नहीं पता है। तो उससे टैकल करने के लिए ये लाया गया है। इसका एम क्या होगा? द ऑर्डिनेंस एम टू फैसिलिटेट बोथ फार्मर एंड स्पॉन्सर मतलब जो उसमें पैसा लगाएगा, टू डेवलप म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम डेवलप करेंगे गवर्नमेंट जो कि एफिशिएंट होगा और दोनों को बेनिफिट करेगा। ऐसा नहीं है कि फार्मर का हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा वहाँ पे, या जो स्पॉन्सर्ड है उनको लॉस होने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों को बेनिफिट होगा। ऐसी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाई जाएगी। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड लाइफ स्टॉक वाइल प्रमोटिंग फार्मर्स इंटरेस्ट। ठीक है, इससे और क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, मार्केटिंग अच्छे से हो पाएगी, और जो लाइफ स्टॉक है हमारे जैसे गाय बकरी भैंस जो लाइफ स्टॉक होते हैं तो ये भी प्रमोट होगा। पार्टिसिपेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? द एग्रीमेंट विल बी एंटर्ड इनटू between the contract farming sponsor, one who offer the participant any component or entire value chain including pre-production, and the contract farming producer that is farmer। किन किन के बीच में होगा? एक होगा स्पॉन्सर जो कि कुछ कंपोनेंट ऑफर कर सकता है इनको, जो वैल्यू चेन होती है, जो पूरा चेन होता है एक प्रोडक्ट बनने का, उसमें किसी एक स्टेज के लिए वो स्पॉन्सर कर सकता है या पूरी स्टेज के लिए। और जो दूसरी पार्टी होगी वो कौन होगी? फार्मर खुद होगा जो प्रोड्यूस कर रहा है लाइफ स्टॉक या फिर जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इनमें लोन एंड एडवांसेस क्या क्या होंगे? तो लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय स्पॉन्सर टू द प्रोड्यूसर कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेल प्रोसीड ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस। तो जो भी स्पॉन्सर इसमें लोन देगा या एडवांसेस देगा, पैसे लगाएंगे, वो इनको रिकवर कैसे करेंगे? जो भी जैसे सेलिंग होगी उस सेलिंग के थ्रू ये उसको रिकवर करेंगे, जो भी प्रोडक्ट की सेलिंग होगी। इट कैन नॉट बी रियलाइज बाय द way of sell or mortgage or lease of land in respect of which the agreement has been entered into। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसमें आप ज़मीन गिरवी रख दो या फिर कुछ अपना घर गिरवी रख दिया फार्मर ने, ऐसा ये सब इसमें कोई प्रोविज़न नहीं होगा। नो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड राइट। ठीक है, इट ऑल्सो स्टेट दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द एग्रीमेंट, नो टाइटल right, ownership or possession of land or premises or other such property will be transferred or alienated or vested in the sponsor or its successor or its agent। ठीक है, किसी भी तरीके से जो लैंड है, फार्मर की लैंड है, उसका घर है, उनको किसी भी तरीके से फार्मर से उसकी ओनरशिप नहीं छीनी जाएगी, उसको किसी को नहीं दिया जाएगा। तो ये इसमें प्रोविज़न है, और जो स्पॉन्सर्ड है वो इसको गिरवी नहीं रखवा सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो मैंशन the constitution of a contract farming and service promotion and facilitation committee to review the performance of contract farming and to make suggestion to the government for its promotion efficient performance। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक कमेटी बनाई जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विस कमेटी, जो क्या काम करेगी कि रिव्यू करेगी कि जो भी इन्होंने स्कीम चलाई तो कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसको कैसे और प्रमोट किया जा सके, तो ये गवर्नमेंट को उसके रिगार्डिंग सजेशन देगी। और क्या है, ये टाइटल थोड़ा गलत आ गया, पिछले स्लाइड का टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता क्या बेसिकली? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिग्निफाइज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बेस्ड ऑन प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड प्रोड्यूसर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक प्री हार्वेस्ट, मतलब जैसे आपने गेहूँ डालते हैं तो वो डालने से पहले ही, जो क्रॉप है उसको डालने से पहले ही वो एग्रीमेंट किया जाता है किन के बीच में? जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके बीच में, और जो हार्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और जो बायर है उनके बीच में। द प्रोड्यूसर कैन सेल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एट द स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है, हमारा जो किसान है वो एक उसे स्पेसिफिक प्राइस पे सेल करते हैं इन द फ्यूचर टू बायर एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे हमने शुगर केन इंडस्ट्री में बहुत देखा है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले इंडस्ट्री से टाई अप कर लेते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से, जो शुगर की फैक्ट्रीज हैं, तो फिर प्राइस वगैरह पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो जब इनकी क्रॉप प्रोड्यूस हो जाती है तो इनको सेल कर देते हैं उसी प्राइस पे। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है।
Under contract farming, the producer can risk the risk of fluctuating market price and demand. The buyer can reduce the risk of non-availability of quantity of product. तो इससे दोनों पार्टी को क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो हमारा फार्मर है उसको तो ये फ़ायदा हो रहा है कि भाई प्राइस जो है कभी भी फ्लक्चुएट हो सकती है, हो सकता है कि बहुत बम्पर प्रोडक्शन हो गया सभी किसानों का, तो उसकी क्या प्राइस बहुत कम हो जाती है। या हो सकता है कभी एकदम से कुछ क्लैमिटी आ गई, बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत कम होने से क्या होता है कि प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं चीज़ों के, तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं। तो किसानों को उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा क्योंकि प्राइस पहले ही डिसाइड हो चुके हैं, उसको पता है उसको कितनी अर्निंग होगी अगर उसकी क्रॉप ग्रो होती है तो ये तो फार्मर की बात हुई। अब जो हमारा बायर है उसको क्या बेनिफिट होगा, जैसे मैंने बताया कि कुछ मान लो कैलेमिटी हो गई और प्रोडक्शन नहीं हुआ डिज़ायरेबल, तो फिर उससे क्या होगा कि जो है उसको एक अश्योरेंस रहेगा कि भाई इतना प्रोडक्शन तो मुझे, इतनी क्वांटिटी तो मुझे मिलनी ही मिलनी है। तो ये एक अश्योरेंस बायर को भी हो जाता है, तो इससे दोनों को फ़ायदा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही हमारा करंट अफेयर्स था। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।